जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर 11 की बात करने वाले हैं। इससे पहले 10 लेक्चर और आए हैं, आपने आई होप वो वीडियोस भी देख ली होंगी। और दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग विद्युत रसायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विद्युत रसायन क्या होता है। और आई होप आपने मेरे बोलने से पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को आपने शेयर भी कर दी होगी और लाइक भी कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत रसायन क्या होता है। तो दोस्तों ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि विद्युत धारा प्रभावित होने के फलस्वरूप होती है। तो आपको विद्युत रसायन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अनपघट्य क्या होते हैं। तो नाम से आप समझ गए होंगे, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं यानी द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं और जिनमें से विद्युत का चालन होता है यानी वे विद्युत के चालक होते हैं। तो उन सबको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी एसिड होते हैं, बेस होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ये सारे विद्युत के चालक होते हैं यानी गुड कंडक्टर होते हैं। और वहीं पे हम लोग बात करें विद्युत अनपघट्य की बात करें हम लोग, तो आप नाम से समझ गए होंगे कि वह लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ यानी लिक्विड अवस्था में यानी द्रवित अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ जो कि विद्युत के अचालक होते हैं यानी विद्युत को पास नहीं करते, तो उनको हम लोग विद्युत अनपघट्य कहते हैं यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघटन क्या होता है यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो दोस्तों किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या फिर घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित कर अपघटित करने की क्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। तो आपको विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघटनीय सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है। तो दोस्तों इसमें एक बर्तन होता है और जिस बर्तन में हम लोग विद्युत अपघट्य का घोल लेकर उसकी विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराते हैं तो उस बर्तन को हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। और इस सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं या फिर धातु की दो प्लेट होती हैं या तार होती हैं जो कि लिक्विड में डूबी हुई होती हैं, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोड पे धन आवेश होता है और एक पे ऋण आवेश। और दोस्तों जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं किसी बैटरी के ध्रुवों से जुड़े होते हैं। और दोस्तों इनमें से जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन आवेश से जुड़ा होता है यानी धन ध्रुव से जुड़ा होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। और जो ऋण आवेश से जुड़ा होता है यानी ऋण साइड से जुड़ा होता है या फिर ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। यानी आपको इससे समझ में आ गया होगा कि जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है कि दो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा होगा और जो एनोड होगा वो नेगेटिव साइड से जुड़ा होगा। और दोस्तों जब इस बर्तन में से या फिर इन कैथोड और एनोड के थ्रू बिजली पास की जाती है तो उसमें जो लिक्विड होता है तो वो आयंस में टूट जाता है यानी धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। और विद्युत धारा प्रभावित करने पर धन आयन कैथोड पर और ऋण आयन एनोड पर मुक्त होने लगते हैं। यानी जो कैथोड होता है उस पर अपकरण की प्रोसेस होती है और जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। तो यही विद्युत अपघटनीय सेल है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फैराडे के नियम की, जो कि विद्युत अपघट्य से संबंधित है यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोस्तों अनेक प्रयोग के बाद जो फैराडे थे इन्होंने अपना विद्युत अपघट्य से संबंधित नियम दिया जो कि 1832 में दिया गया था। और इन्होंने दो नियम की घोषणा की और इन्हीं दो नियमों को फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहा जाता है। तो इनके प्रथम नियम के अनुसार तो इन्होंने बताया कि जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर जितने भी पदार्थ मुक्त होते हैं यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा घोल में प्रभावित होती है यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है वो घोल में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के अनुपातिक होती है। यानी जितनी उसमें धारा प्रभावित होगी उसके हिसाब से जो मुक्त पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे आके जमा होंगे या फिर इलेक्ट्रोड पे मुक्त होंगे। तो आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। यहीं पे इन्होंने अपने द्वितीय नियम यानी दूसरे नियम में बताया यदि हम लोग श्रेणी क्रम में किसी विद्युत अपघट्य को जोड़ते हैं यानी इस सीरीज में हम लोग विद्युत अपघट्य को जोड़ते हैं तो उसमें से जो धारा प्रभावित होती है या फिर उसमें से जो धारा प्रभावित होती जाए तो उनमें से जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। तो आपको यहाँ पे द्वितीय नियम भी समझ में आ गया होगा यानी दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद्युत अपघटन का उपयोग की यानी यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोग बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज़ होता है विद्युत लेपन में यानी इलेक्ट्रो पेंटिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो निम्न कोटि की धातु होती है उनको सुरक्षित रखने के लिए तथा उनको आकर्षक बनाने के लिए उस पर उच्च कोटि के धातुओं की पतली सी लेयर कर दी जाती है जिसके कारण वो आकर्षक दिखे।
तो इसे ही हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं यानी इलेक्ट्रो पेंटिंग कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत मुद्रण में। तो मुद्रण उद्योग में काम आने वाले जितने भी ब्लॉक्स होते हैं विद्युत अपघटन विधि से ही तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इसका उपयोग किया जाता है धातुओं के विद्युत शोधन में यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो जितनी भी चालक धातुएं होती हैं जैसे कि तांबा, चांदी, सोना, इन सब का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो कि विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको यहाँ पे धातुओं के विद्युत शोधन में भी समझ में आ गया होगा। इसका अगला यूज होता है विद्युत धातु कर्म विज्ञान में। तो दोस्तों अनेक धातुओं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को तो उनको जो निष्कर्षित किया जाता है वो विद्युत अपघटन द्वारा ही निष्कर्षित किया जाता है। तो आपको यहाँ पे विद्युत धातु क्रम विज्ञान में इसका यूज समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसका अगला यूज होता है वो होता है तत्वों के तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में। और अगला इसका यूज होता है वो होता है रासायनिक यौगिकों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है जैसे कि सोडा या कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इन सब के निर्माण के लिए हम लोग विद्युत अपघटन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होती है। तो दोस्तों जो गैल्वेनिक सेल होती है ऐसी युक्ति होती है या फिर ऐसे ही एक उपकरण होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हम लोग इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो डेनियल सेल होती है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस सेल में एक पात्र होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है। और दोस्तों जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होता है वो सांद्र होता है यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसमें तांबे की एक छड़ डूबी रहती है। और दोस्तों इसके अंदर एक पात्र रहता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है यानी H2SO4 भरा होता है और जिसमें एक जस्ते की छड़ भी डूबी रहती है। और दोस्तों जब जस्ते की छड़ और तांबे की छड़ को एक तार से जोड़ दिया जाता है यानी इन दोनों छड़ों को एक तार से जोड़ दिया जाता है तो इनमें विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। और जो जस्ते की छड़ होती है इस पे ऑक्सीकरण होने लगता है और जो तांबे की छड़ होती है इस पे अवकरण होने लगता है यानी इस पे ऑक्सीडेशन होने लगता है जस्ते की छड़ पे। और जो तांबे की छड़ होती है इस पे रिडक्शन की प्रोसेस होने लगती है। तो आपको यहाँ पे गैल्वेनिक सेल भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स की। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो दोस्तों जो एनोड होता है उस पर धन आवेश होता है और जो कैथोड होता है उस पर ऋण आवेश होता है यानी एक पे ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पे अवकरण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। और दोस्तों जिस पे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग एनोड कहते हैं और जिस पे रिडक्शन होता है यानी अवकरण होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं यानी एनोड और कैथोड है उनमें भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग ऐसी एक और वीडियो में। जय हिंद।